गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने संघर्ष और सहयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम ये कुछ क्रियाकलाप है इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से परिवर्तन होते हैं या किस तरीके से उनमें संबंध पाए जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है भूमि संघर्ष। सन 1956 में हरबख्श एक राजपूत ने नत्थू अहीर से 100 रुपये अपने 2 एकड़ ज़मीन को गिरवी या अनौपचारिक रखकर कर्ज लिया। पहले पुराने समय में क्या होता था कि जो कर्ज लेते थे हम, तो किसी प्रकार के कोई बैंक नहीं थे, किसी प्रकार की कोई वित्तीय संस्थाएं नहीं थी। तो हम क्या करते थे, जो सेठ साहूकार होते थे या कोई बड़ा व्यापारी होता था या कोई बड़ा कृषक होता था, उससे अपन पैसे लेते थे। तो उसके बदले में हमको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, या तो ज़मीन रखते थे या सोना चांदी जो भी हमारे पास में है वो गिरवी रखते थे। तो हरबख्श नाम का ये जो व्यक्ति है, इसने भी नत्थू अहीर से क्या किया है कि 100 रुपये लिए हैं, और जो 100 रुपये लिए उसके बदले उसने जो 2 एकड़ ज़मीन है वो गिरवी रख दी है। उसी वर्ष हरबख्श की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी गणपत ने सन 1958 में ज़मीन को वापस लेने का दावा किया। हरबख्श तो जो कर्जा लिया था उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसका पुत्र था गणपत, उस गणपत ने क्या किया कि 1958 में ज़मीन वापस लेने का दावा कर दिया। भाई, मैं जो मेरी ज़मीन है इसको वापस लेना चाहता हूँ। इसके लिए उसने 200 रुपये की पेशकश की, अर्थात उसने कहा कि हमने 100 रुपये लिए थे लेकिन हम आपको 200 रुपये देते हैं और हमारी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं। नत्थू ने गणपत को ज़मीन वापस करने से मना कर दिया, लेकिन जो साहूकार था नत्थू, उसने ज़मीन देने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सका, क्योंकि ये लेन देन आय वे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। जब रिकॉर्ड में होता तो दावा कर सकते हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड में ही नहीं है तो हम उसका दावा भी नहीं कर सकते। इसलिए जो गणपत था उसने कोई दावा भी नहीं कर सका वो, और लेन देन का जो आय व्यय का जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड भी नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा लिया और 1959 में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। अर्थात हम कहें तो उसने लड़ाई झगड़ा मारपीट इसका सहारा लिया और उसने अपनी ज़मीन वापस ले ली। गणपत चूँकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था, जो गणपत था वो एक पुलिस कांस्टेबल था, अतः इस मामले में उसने अफसरों का काफ़ी प्रभाव डाला। जब पटेल फुलेरा गया, जो हेडक्वार्टर पुलिस थाना हेडक्वार्टर था वहाँ पे गया फुलेरा, तो उसने पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जबरन उसे इस बात पर राजी किया गया कि वह ज़मीन गणपत को वापस लौटा देगा। इसके पश्चात ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई। तब पटेल को पैसा दिया गया। एक बैठक बुलाई गई गांव की, जहां पर फैसला किया जाता है, पंच पटेल फैसला करते हैं। तो वहां पर पैसा दिया गया और अपनी ज़मीन वापस मिली। तो इस तरीके से प्राचीन समय में इस तरीके से जो व्यवस्थाएं थी वो थी, और वर्तमान में ये बदल गई है। अब देखिए, तकनीक के विस्तार ने भी सहयोग की आवश्यकता को कम किया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जो सहयोग का भाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, चरस चलाने के लिए कुओं से सिंचाई करने वाली एक घरेलू विद्या है, जो 2 जोड़ी बैल तथा 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहले क्या था कि जो कुआं था, कुएं से पानी निकालने के लिए एक चरस की आवश्यकता होती थी, और जो चरस था उस चरस में बैलों से पानी निकाला जाता था। बैलों को एक रस्से से बांधा जाता था, वो रस्सा उसमें एक पात्र लगाया जाता था जो कुएं के अंदर जाता था, फिर बैलों को चलाया जाता था और जो रस्सा है वो ऊपर आता था। इस तरीके से पानी निकाला जाता था, तो उसको चरस कहते थे। एक साधारण किसान 4 बैलों का खर्च नहीं उठा सकता, अथवा एक औसत घर में शायद ज़रूरत जितने आदमी भी ना हो।
ऐसी स्थिति में वह बेल तथा आदमी दूसरे के घरों या पड़ोसी दोस्त से मंगवाते थे। अर्थात जब घर में किसी प्रकार की कोई कमी, जैसे मान लो बेल नहीं है या कार्य करने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो दूसरों का सहारा लिया जाता था वैसी सेवाओं को देने के बदले में। अर्थात वो क्या करेंगे, अगर इस प्रकार की सेवा लेंगे तो फिर वो क्या करते थे, दूसरे के भी इस तरीके से काम करते थे। परंतु यदि चरस को रहट से बदल दिया जाए तो रहट जिस पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तब एकमात्र जोड़ी बैल तथा एक व्यक्ति की जरूरत की आवश्यकता इसे चलाने में पड़ती है। चरस के जैसे रहट होता है तो लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बैलों की जो आवश्यकता है वो थोड़ी कम पड़ती है, इसलिए एक जोड़ी बैल से काम चल जाता है। साथ ही जो 4 व्यक्तियों की जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ पर एक व्यक्ति से काम चला लिया जाता है। सिंचाई के संदर्भ में सहयोग की आवश्यकता को भारी पूंजी निवेश तथा सक्षम तकनीक के कारण कम कर दिया गया है। अब वर्तमान में क्या है, सिंचाई में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक विकसित हो गई है, जिसकी वजह से जो पारंपरिक जो सहयोग पाया जाता था उसमें अब कमी हुई है। अतः किसी प्रणाली में तकनीकी स्तर व्यक्तियों तथा समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता को निर्धारित करता है। एक बार ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं हम। नीचे दी गई रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों की परिचर्चा कीजिए। किस प्रकार संतोष और पुष्पा सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण के कारण बाध्य है, इस पर विवेचना कीजिए। क्या ये संभव है कि उनके जीवन में 3 सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, अर्थात सामाजिक प्रक्रिया में क्या क्या पाया गया है, एक तो सहयोग है, एक प्रतिस्पर्धा है, एक संघर्ष है। क्या इन विवादों को सहयोग की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है? क्या इन विवादों को ऐसी क्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसे व्यक्ति समझकर, बूझकर या समझ बूझकर अपनाता है ताकि वह प्रतियोगी रोजगार बाजार में जीवित रह सके? प्रतियोगी रोजगार का मतलब है वर्तमान समय में जो व्यक्ति है, व्यक्ति को एक तरीके से कंपटीशन में जीवन जीना पड़ता है तो जीवित रह सके, क्योंकि विवाहित जोड़ों को यहाँ प्रमुखता दी जाती है। क्या यहाँ संघर्ष के कोई लक्षण दिखते हैं? तो हमें संघर्ष के लक्षण कई प्रकार से दिखते हैं, जैसे चाहे से हम रोजगार की बात करें, चाहे हम खाद्यान्न की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, हर तरीके से हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। मिलिए माता पिता से, किशोर विवाह, प्रवासी मजदूर तथा गन्ना कारखाने में संवैधानिक संकट जो एक दुष्चक्र है। कुछ बदलाव के साथ ये वही पुरानी कहानी है। संतोष शिंदे जो 14 साल का है, भूमिहीन मजदूर के बेटे ने 8,000 रुपये पढ़ाई के लिए ऋण लिया। अब साहूकार चाहता है कि ऋण की आपूर्ति की जाए, अतः शिंदे जिसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक गन्ने की फैक्ट्री में ठेकेदार से कुछ अग्रिम राशि आय के रूप में ले लेता है। उसने क्या किया, एक गन्ने की फैक्ट्री का मालिक है तो उसे एडवांस में राशि ले ली। समस्या ये है कि वे पति पत्नी तथा एक लड़का है, अतः शिंदे परिवार जल्दबाजी में संतोष के लिए एक दुल्हन ढूंढते हैं जिसकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष है। उसका नाम पुष्पा है, जो महाराष्ट्र के गांव में रहने वाली है। वह उनके साथ कर्नाटक के ओसामाबाद ज़िले में जाती है और वे रास्ते में एक साधारण से विवाह के लिए मंदिर में रुकते हैं। अर्थात उनका जो विवाह होता है वो भी साधारण तरीके से होता है और मंदिर में वो, इसके लिए एक नाम भी है गेटकिन। शायद एक शब्द का उद्भव कैंप में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से हुआ। गेटकिन का मतलब है जो कैंप में रहते हैं उनको गेटकिन कहते हैं, जो फैक्ट्री के बाहर गन्नों की कटाई के मौसम में रहता है। फैक्ट्री के बाहर रहता है और जो गन्ने का मौसम होता है तो अपना कार्य करता है। ठेकेदार अकेले लड़कों के बजाय विवाहित दंपति को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लड़कों के मुकाबले फैक्ट्री में ज़्यादा महीनों तक रुक कर काम कर पाते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ने की फैक्ट्रियां जहाँ एक समय में भारत के 1/3 चीनी का उत्पादन होता था, अर्थात भारत की जितनी चीनी पैदा होती है उसका तीसरा हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में पैदा होता था।
प्रवासी मजदूरों के लिए रोज़गार के अवसर ख़त्म हो गए और धीरे धीरे जो प्रवासी लोग थे, अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोज़गार के लिए जाते थे, उनके लिए रोज़गार ख़त्म हो गए। अनुमानतः फैक्ट्रियों ने 1900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया और इस वर्ष 177 चीनी मिलों में से 120 मिलों को मजबूरन केंद्र की 1650 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की सहायता लेनी पड़ी। अर्थात जो 177 मिलें थी, उनमें से 120 मिलों को जबरदस्ती या मजबूरन या आवश्यकता पड़ने पर 1650 करोड़ रुपए की जो राशि है वो लोन लेनी पड़ी। लेकिन 6 महीने की लंबी अवधि में खेती में गन्नों की कटाई करने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति और भी बदतर हो गई। अर्थात जो मजदूर काम करते थे फैक्ट्री में, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। उनके रोज़गार पाने के अवसर और कम हो गए और वेतन भी बद से बदतर हो गया। संतोष एक नौजवान जिसकी उम्र 16 वर्ष की हो गई है, ने अभी अभी 10वीं कक्षा की पढ़ाई ख़त्म की है और उसकी पत्नी पुष्पा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है। पुष्पा जो पढ़ने में अच्छी छात्रा है, अपनी पढ़ाई तथा अपने 1.5 वर्ष के बच्चे की देखभाल दोनों कार्यों के बीच संतुलन बनाकर उन्हें करती है। इसके अलावा घर परिवार तथा खेतों में काम भी होता है। जैसा कि वे स्वयं कहती है, मेरी शादी इतनी जल्दी हुई कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी कब हुई, यह प्रश्न ये सब कब हुआ। पूछने पर कि क्या उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी आई है, इस नौजवान माँ का कहना है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन चीज़ों के बारे में न सोचूं जिसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। इसकी अपेक्षा मैं उन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ जो अब मैं कर सकती हूँ। उनके ससुराल वालों का कहना है कि वे आगे की पढ़ाई तभी कर सकती है जब उन्हें छात्रवृत्ति मिले, अर्थात कोई सरकार से कोई सहायता मिले तभी वो पढ़ाई कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। नहीं तो ये नौजवान दंपति मुंबई के किसी निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने चले जाएंगे। अर्थात परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्हें कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने के लिए वो मुंबई चले जाएंगे। ओके।